नमस्कार छात्रों, मैं आपका अर्थशास्त्र का शिक्षक मनीष कुमार आज 12वीं के अर्थशास्त्र सिलेबस के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं। आज की कक्षा में हम बाजार के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। पिछली तमाम कक्षाओं के बाद हमने मांग क्या है, पूर्ति क्या है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब विभिन्न समयावधियों में पूर्ति कैसे फंक्शन करती है, मांग कैसे फंक्शन करती है, यानी विक्रेता को किसी वस्तु की पूर्ति करने का कितना समय है और एक क्रेता के लिए जो है कितना सामान उपलब्ध है, ये बाजार की बनावट पर निर्भर करता है। यानी बाजार कैसा है। जैसे एक दूध का बाजार है और एक दवा का बाजार है, एक अति अल्पकाल का बाजार है, एक अल्पकाल या दीर्घकाल का बाजार है। यानी बाजार के विभिन्न स्वरूप हैं। मैं आज फिर से आपको हिदायत देना चाहूंगा, यह जो अर्थशास्त्र है इसका विश्लेषण और कैलकुलेशन फिजिक्स की तरह होता है, लेकिन यह निर्भर किस पर है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी पर। यानी ये दोनों कंसेप्टों का यह सम्मिश्रण है। और जब भी आप इसको पढ़ें तो आप इसे कठिन या सैद्धांतिक समझ के सिर्फ नहीं पढ़ें। जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको यह सोच के पढ़ें कि क्या यह मेरे अगल बगल घटित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इस रूप में पढ़िएगा तो टीचर का एक व्याख्यान आपको किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए काफी होगा। लेकिन अगर यह समझ के पढ़िएगा कि यह कठिन है तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। चलें अब हम देखें बाजार क्या है। देखिए, मैं हर क्लास में कहते आया हूं कि जहां से मैं क्लास शुरू करता हूं वहीं पे क्लास को समाप्त करता हूं। ये एकाधिकार के अंदर एआर और एमआर कर्व की बनावट है और ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंदर एआर और एमआर कर्व की बनावट है। आपकी क्लास यहां पर आ जाए तो आप समझिएगा कि क्लास एंड कर गई। मैं इसी का पूरे क्लास में विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले हम समझे बाजार का मतलब क्या होता है। साधारण बोलचाल में बाजार का अर्थ हम लगाते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं की खरीद बिक्री हो। लेकिन आज आप खुद सोच के देखें प्रैक्टिकल में कि क्या हम एक ही स्थान पर वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं या उसका स्थान विशेष से मतलब है। आज ऑनलाइन शॉपिंग काफी मायने रख रही है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि बाजार का मतलब सिर्फ एक स्थान विशेष से नहीं है, बल्कि तमाम क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया है उसको बाजार के अंदर रखेंगे, चाहे वो किसी माध्यम से हो। क्लियर। अब इसी के आधार पर एक परिभाषा हमने यहां दे दिया है प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में। बाजार वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है। निश्चित तौर पे अगर मान लेते हैं कि कोई चीज बिहार में काफी सस्ता है और राजस्थान में महंगा है, तो उसकी महंगाई से फायदा उठाने के लिए बिहार के उत्पादक तुरंत राजस्थान जाकर सामान बेचना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि राजस्थान में सामानों की आपूर्ति अधिक होगी और उनकी भी कीमत वहां गिर जाएगी, और बिहार में सामानों की कमी होगी जिससे यहां कीमत थोड़ी ऊपर चढ़ेगी, वहां कीमत थोड़ी नीचे गिरेगी और पूरे देश में एक कीमत बन जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बातें हैं। तो ये क्या हुआ, एक निश्चित स्थान का तो यहां बोध नहीं हो रहा है, पूरे होल कंट्री का लेन देन की बात यहां पर चल रही है। अब देखिए बाजार के आधार क्या है, कितने आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता की संख्या कितनी है। एक क्रेता है, एक विक्रेता है। अगर एक विक्रेता है तो विक्रेता एकाधिकार, एक क्रेता है तो क्रेता एकाधिकार। अगर एक ही विक्रेता है तो विक्रेता के अनुसार मूल्य तय होगी, और क्रेता एक ही है तो जाहिर है कि विक्रेता गरजमंद है तो क्रेता के अनुसार मूल्य तय होगी। दूसरी चीज हमने दिया है कि विक्रेता द्वारा उत्पादित वस्तु की प्रकृति क्या है, तुरंत नष्ट होने वाला है या लॉन्ग पीरियड वाला है, इस पर भी बाजार का रूप डिपेंड करता है। तीसरी चीज हमने दी है कि वस्तुओं और उत्पादन के साधनों की गतिशीलता कितनी है, यानी जो उत्पादन के साधन है वो कितने इधर से उधर मूव कर सकते हैं। अगर मूव कर सकते हैं तो प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, क्योंकि हर जगह उस तरह की वस्तुएं उत्पादित होने लगेगी। लेकिन अगर मूव नहीं कर सकते हैं तो प्रतियोगिता अपूर्ण रह जाएगी। कहीं पर उस सामान अधिक होगा और कहीं पर सामान कम होगा, क्योंकि उसके साधन हर जगह उपलब्ध उस मात्रा में नहीं है। चौथी चीज हमने दिया है क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में कीमतों का ज्ञान। अगर कीमतों का ज्ञान है तो प्रतियोगिता ज्यादा बड़ा होगा। प्रतियोगिता ज्यादा बड़ा होने का मतलब क्या है
कि उस वस्तु की मांग लोचदार ज्यादा होगी। लोचदार ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मूल्य मांग को ज्यादा प्रभावित करेगी, यानी मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगी और मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगी। लेकिन यदि वस्तुओं का ज्ञान नहीं है तो घटिया वस्तु को भी हम श्रेष्ठ समझ ले सकते हैं। बाजार का ज्ञान नहीं है तो और ऐसी अवस्था में क्या होगा, विक्रेता आपकी अज्ञानता से फायदा उठाएगा और वो एक प्रकार का प्रतियोगिता को अपना कम करेगा, दूसरे विक्रेताओं से उसकी प्रतियोगिता कम पड़ेगी, जिससे पूर्ण प्रतियोगिता की जगह पर आपको ऊंचे मूल्य देने पड़ जाएंगे। अब देखिए, इस आधार पर बाजार को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एकदम रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता और तीसरा एकाधिकार। अब अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर 3 भाग है, एकाधिकारिक, शुद्ध अल्पाधिकार, विभेदीकृत अल्पाधिकार। इसमें ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है इंटर के सिलेबस में, ये ग्रेजुएट पार्ट में पढ़ना है। आपको पढ़ना है इसमें सिर्फ अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एकाधिकारिक प्रतियोगिता। इस कारण आपके इस चैप्टर में हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता के टाइटल के अंदर अपूर्ण प्रतियोगिता भी पर्यायवाची के रूप में बोलेंगे, क्योंकि इस दोनों को यहां पर हम कांस्टेंट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो एक तरह से आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता और एकाधिकार, ये 3 मार्केट पढ़ना है। और इन तीनों मार्केट में आपको प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन सिर्फ एक में पढ़ना है, वह है पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता, इन दोनों में आपका सिर्फ सीमांत आगम और औसत आगम और मांग रेखा की धारणा पढ़नी है। तो चले हम एक एक करके तीनों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता को देखें। पूर्ण प्रतियोगिता किसको कहेंगे, जहां प्रतियोगिता पूरी तरह हो, बच्चे को पहलवान से नहीं लड़ाया जाए बल्कि समान ताकत वाले पहलवान से ही पहलवान को लड़ाया जाए, इसको हम कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। तो मार्केट में 2 पहलवान कौन होते हैं, यानी 2 कंपटीटर कौन होते हैं, क्रेता और विक्रेता। जहां क्रेता और विक्रेता की संतुलन शक्तियां बराबर हो, यानी संतुलित हो जाए शक्तियां, उसको हम कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। न तो क्रेता मार्केट को अकेले प्रभावित करे, न विक्रेता मार्केट को अकेले प्रभावित करे, दोनों के संतुलन के आधार पर ही कीमत तय हो, तो हुआ पूर्ण प्रतियोगिता। और इसके लिए जरूरी क्या है, उस चीज को हमने विशेषताओं में डाल दिया है। यहां लिखा हुआ है समान कीमत पाई जाती है, ध्यान दीजिए। असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता, मैंने कहा क्रेता की बाढ़ है, विक्रेता की भी बाढ़ है, तो एक कैसे प्रभावित कर लेगा। और एक समान कीमत, तो जब क्रेता और विक्रेता की बाढ़ है तो सबको एक ही कीमत पर वस्तु बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे हजारों और लाखों प्रोड्यूसर हैं, आप ज्यादा कीमत लेंगे तो आपको क्रेता छोड़ के हट जाएगा, और कम कीमत लेंगे तो आपको लॉस होगा। तो ना आप सामान्य लाभ से ज्यादा कीमत ले सकते हैं, ना कम कीमत ले सकते हैं। इसकी चर्चा मैंने पिछली कक्षा में भी की थी। अतः चूंकि क्रैश कोर्स है, समय अभाव के चलते मैं इस पर अब इसको दोबारा यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता। अब इसका देखिए कि समान कीमत क्यों होगी, यह ध्यान दीजिए। वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, प्रकार एकदम समान होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भिन्नता होगी तो प्रतियोगिता की मात्रा टूट जाएगी। जैसे आप देखिए, टूथपेस्ट में अगर सिर्फ कॉलगेट ही होता पूरे दुनिया में, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता नहीं, इसमें प्रतियोगिता नहीं होती। लेकिन इसके जगह पर क्लोजअप वगैरह निकल रहा है तो प्रतियोगिता हो रही है। अगर कॉलगेट का दाम बढ़ेगा तो लोग क्लोजअप की तरफ चल जाएंगे, क्लोजअप का दाम बढ़ेगा तो कॉलगेट की तरफ चल जाएंगे। लेकिन यह भी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि इनकी रंग, रूप, आकार, प्रकार, सुगंध, फ्लेवर, यह सब में भिन्नता है। यह सब एक हो जाना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए। यानी एक टूथपेस्ट का हजारों उत्पादक होता और सर एक ही प्रकार का टूथपेस्ट उत्पादित करता, तब इसको हम कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। और वैसी अवस्था में एक प्रोड्यूसर, ऐसी समस्या देखने को मिलती है खास करके भारत में किसानों के साथ। यहां किसान धान और गेहूं उपजाते हैं। धान में सबसे जो है अधिक उपज देने वाली क्वालिटी होती है जिसको हम नाटा मंसूरी देहात में कहते हैं, वेस्ट बंगाल मंसूरी या नाटा मंसूरी बोलते हैं। अधिकांश किसानों के पास वही उपजता है, कम जमीन में अधिक फसल देते हैं, अधिक उपज देते हैं। अब वो सारे चावल एक ही तरह के होते हैं और देश के लाखों किसान उसको उपजा रहे हैं। अतः एक किसान उसका अकेले मूल्य तय नहीं कर पाता है, वो तय होता है पूरे चावल की मंडी से। हालांकि वहां भी हम इसको पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे प्रकार की सब्स्टिट्यूट चावल वहां आती है। मान लेते हैं कि ये चावल का दाम आगे होता है तो दूसरे प्रकार की चावलें उसकी जगह पर आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वस्तुएं रंग, रूप, आकार, प्रकार में समान हो,
तभी यह संभव है। पहली विशेषता क्या हो गई कि असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता, न क्रेता गरजमंद और न विक्रेता गरजमंद। दूसरी विशेषता की समरूप वस्तुएं, रंग रूप आकार प्रकार गुण सब में। फर्मों के प्रवेश और छोड़ने की स्वतंत्रता, फर्म आ भी सकता है, फर्म जा भी सकता है, इसे कोई नहीं रोकेगा। जब अधिक लाभ मिल रहा है तो दूसरे फर्म आ जाएंगे, लागत मूल्य से अधिक पर बेच रहे हैं, दूसरे फर्म आएंगे, दूसरे फर्म आएंगे तो वस्तुओं की बाढ़ आ जाएगी, वस्तुओं की बाढ़ आ जाएगी तो वस्तुओं की कीमत नीचे आ जाएगी। कीमत कहां तक नीचे आएगी? लागत से नीचे तो कोई नहीं गिराएगा। लेकिन यदि फर्मों की संख्या इतनी हो जाती है, कीमत लागत से भी नीचे चली जाती है, जो कमजोर फर्म है वो मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, जिससे वस्तुओं की कमी होगी और पुनः कीमत ऊपर उठेगी। यानी किसी भी दशा में सामान्य लाभ से अधिक किसी उत्पादक को इसमें मिलने वाला नहीं है पूर्ण प्रतियोगिता में। अतः कोई भी फर्म आ सकता है, कोई भी फर्म जा सकता है। पूर्ण गतिशीलता, साधनों की पूर्ण गतिशीलता अभी आपको बताया है कि पूर्ण गतिशीलता होगी तभी पूर्ण प्रतियोगिता संभव है। अगर गतिशीलता अवरुद्ध होती है तो किसी वस्तु की उत्पादन कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। नेक्स्ट है पूर्ण ज्ञान। मार्केट का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि विक्रेता आपसे फायदा ना उठा पाए, नाजायज फायदा नहीं उठा पाए, वरना हीन वस्तु को ही आप सिर्फ समझ लेंगे अगर मार्केट का पूर्ण ज्ञान आपको नहीं है तो। अब चले, अब देखिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक सवाल आता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। तय बात है, अभी आपने पढ़ा कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो है एक वस्तु के हजारों फर्म उत्पादकें होती है, हजारों फर्म उत्पादकें होती है, तो वस्तु की पूर्ति आखिर किस पर डिपेंड करेगी? तो वस्तु की पूर्ति एक फर्म पर डिपेंड नहीं करेगी बल्कि फर्मों के योग पर डिपेंड करेगी। यानी समूचे फर्म मिलकर के कितनी वस्तुएं उत्पादित कर रही है, सबका योग ही वस्तु की पूर्ति कहलाएगी। वैसी अवस्था में हम ये नहीं कर सकते कि एक फर्म खुद मूल्य तय करेगी। तो मूल्य कैसे तय होगा? सामान्य भाषा में भी हम जानते हैं कि मूल्य मांग और पूर्ति के सहारे तय होती है। जिस कीमत पर मांग और पूर्ति की संतुलन बैठती है वो कीमत ही सामान्य मूल्य कहलाती है। बाकी अन्य मूल्य जहां पर मांग और पूर्ति की संतुलन नहीं बैठती है उसे हम क्या कहते हैं? बाजार मूल्य। तो समस्त क्रेताओं द्वारा की गई मांग और समस्त विक्रेताओं द्वारा की गई पूर्ति के परस्पर संक्रमण से जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर कीमत तय होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर जूता बनाने वाली सारी फर्में जितनी भी जूताएं बनाई है वो समस्त पूर्ति कहलाएगी और उस पूर्ति को हम कहेंगे उद्योग की पूर्ति। और सारे क्रेताओं द्वारा उस विशेष वस्तु की गई मांग को उद्योग की मांग कहेंगे। यानी उद्योग की पूर्ति और उद्योग की मांग जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर मूल्य तय होगी। यानी मूल्य तय करने वाला कौन हो रहा है? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री जो मूल्य तय करेगी उसी मूल्य पर प्रत्येक फर्म को अपनी वस्तु बेचनी है। जैसे यद्यपि कि पूर्ण नहीं है लेकिन समझने के लिए आपके यह सहारा दे सकता है कि चावल की मंडी से चावल का भाव तय होता है, उसी पर किसान को चावल बेचने पड़ते हैं। एक एक किसान एक एक फर्म है और पूरे चावल का जो प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री है, चावल इंडस्ट्री है। चले, अब इस कारण क्या होगा ये ध्यान दीजिए कि तय है कि फर्म प्राइस टेकर हो जाएगा और इंडस्ट्री प्राइस मेकर हो जाएगा। जब फर्म दिए हुए प्राइस पर सारी वस्तुओं को बेचेगी अब तो जाहिर है कि फर्म की प्राइस लाइन कैसी होगी? फर्म की प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, क्षैतिज होगी और वो एक शख्स के समानांतर होगी, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए इंडस्ट्री का यहां पर सप्लाई एंड डिमांड से प्राइस तय हुई और यही प्राइस पर अब सब फर्म को जो है वस्तुएं बेचनी है। अब कीमत क्या होती है? कीमत ही आय होती है। एक विक्रेता के लिए आय उस वस्तु की प्राप्त कीमत होती है और आयों के औसत को हम औसत आय कहते हैं। इसी को अर्थशास्त्र में औसत आगम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कीमत ही औसत आगम है। तो कीमत औसत आगम है तो इसका मतलब है कि प्राइस बराबर AR, एवरेज रेवेन्यू। प्राइस बराबर एवरेज रेवेन्यू, तो जो प्राइस का लाइन होगी वही एवरेज रेवेन्यू लाइन भी हो जाएगी। यानी प्राइस कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व दोनों एक ही हो जाएगी। चूंकि सारे वस्तुओं की एक ही कीमत पर बेचना है, इस कारण अतिरिक्त वस्तु से इनकम भी उतनी ही होगी जितनी औसत आय होगी। अगर एक वस्तु 10 रुपए में तो दूसरी भी 10 रुपए में, तो दूसरा बेचने पर भी 10 रुपए अतिरिक्त आय ना आया तो उस अतिरिक्त आय को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू, MR।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस, एआर, एमआर तीनों इक्वल होंगे, और जो कि प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, इसलिए एआर, एमआर सारा वो एक शख्स के समानांतर हो जाएगी। तब हम यही कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में P बराबर AR बराबर MR, एक फर्म के लिए P बराबर AR बराबर MR, और वह कर्व क्या होगी, OX के पैरेलल होगी, समानांतर होगी। अब इससे स्पष्ट क्या है, यह ध्यान दीजिए कि तब इससे मांग वक्र कहां निकलेगी, तो जो कीमत रेखा इसकी है वही मांग रेखा है, क्योंकि दी हुई कीमत पर वस्तुएं बेच रही है, तो बेच रही है क्या, सुनने में फर्में कि क्रेता को ही बेच रही है। इसका मतलब है कि दी हुई कीमत पर क्रेता वस्तुओं को खरीद रही है। विक्रेता अगर वस्तु बेच रहा है तो उसको दूसरी भाषा में नहीं ना कहेंगे कि क्रेता वस्तु खरीद रहा है। 10 रुपए में विक्रेता वस्तु बेचा, इसका मतलब है कि 10 रुपए में क्रेता वस्तु खरीदा। तो जो विक्रेता की प्राइस लाइन होगी वही क्रेता की डिमांड लाइन होगी, यानी वही क्रेता की डिमांड कर्व हो जाएगी। इस कारण पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, एक फर्म की डिमांड कर्व भी AR MR कर्व होती है। तब क्या आपका निष्कर्ष निकला कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्राइस लाइन इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू लाइन इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन इज इक्वल टू डिमांड कर्व, चारों के चारों एक ही होंगे। क्लियर? आप यहां आंकड़ा से इसको नोट्स में आप देख सकते हो, और इसको आप नोट्स में पढ़ना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एकाधिकार, ये दूसरे प्रकार की मार्केट है। एकाधिकार में क्या है, ये 2 शब्दों से बना है, मोनो और पॉली, एक विक्रेता। आपको जो यहां फॉर्म पढ़ना है एकाधिकार के अंदर, वह विक्रेता एकाधिकार है। जब वस्तु का उत्पादक सिर्फ एक हो, और निश्चित है कि जब वस्तु का उत्पादक सिर्फ एक होगा तो प्राइस उसके कंट्रोल में होगा, वो अपने लाभ और हानि के समायोजन के अनुसार प्राइस को ऊपर और नीचे कर सकता है, उसका प्राइस पर नियंत्रण होगा। इस कारण एकाधिकार क्या होगा, वन फार्म इंडस्ट्री होगा, एकमात्र उद्योग होगा। इसका उदाहरण अगर आपसे कोई पूछे, हालांकि इसका भी पूर्ण उदाहरण नहीं मिलता है पूर्ण प्रतियोगिता की तरह, हम इतना कह सकते हैं कि जैसे भारतीय रेलवे एकमात्र रेलवे रेल का प्रोड्यूसर है पब्लिक के लिए, तो इसको हम एकाधिकार का लक्षण इसमें हम देखते हैं। तो जिसमें सिर्फ एक विक्रेता हो और अपनी मूल्य को उत्पादन बढ़ाकर घटा सकता है और उत्पादन घटाकर बढ़ा सकता है, यानी मूल्य के अनुसार अपनी पूर्ति का समायोजन वह करने के लिए स्वतंत्र है और मूल्य पर नियंत्रण होता है। तो जाहिर है कि ऐसी अवस्था में एकाधिकार की वस्तुओं की मांग कैसी होगी, तो बेलोचदार होगी, यानी मूल्य उस वस्तु की मांग को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि वन प्रोड्यूसर है, एकमात्र प्रोड्यूसर है। जब एकमात्र प्रोड्यूसर है तो ऐसे में गरजमंद कौन हो जाएगा, तो गरजमंद क्रेता हो जाएगा, क्योंकि एक ही विक्रेता है ही। अब चाहे जिस कीमत पर वो वस्तु बाजार में लाए, हमको तो खरीदना ही खरीदना है, तो प्राइस लाइन बेलोच हो जाएगी, यानी डिमांड लाइन, चूंकि प्राइस लाइन ही डिमांड लाइन होती है इसलिए डिमांड लाइन भी बेलोच हो जाएगी। तो बेलोच होने का मतलब क्या है कि ये एक तरह से जो बेचने वाला है उसका एकाधिकार स्थापित हो रहा है, मूल्य कम प्रभावित कर रहा है मांग को, है ना। तो यहां पर हमने दे दिया है, नियंत्रक स्वयं होता है और अपनी आवश्यकता अनुसार मूल्य घटा बढ़ा सकता है। फिर इस विश्लेषण को भी मैंने कह दिया है कि मोनो और पॉली का पढ़ लीजिएगा नोट्स में। एक परिभाषा हमने दे दिया है, एकाधिकार से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जिसमें एक वस्तु का एक ही उत्पादक अथवा एक ही विक्रेता होता है तथा उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं। निकट स्थानापन्न मतलब चाय का स्थानापन्न कॉफी, ऐसी वस्तु नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न भी हो तो बहुत दूर का हो, क्योंकि पूर्ण एकाधिकार तो नहीं पाया जाता है, लेकिन दूर के स्थानापन्न थोड़े बहुत मिल जाए, नजदीक के स्थानापन्न नहीं मिले, इसका असर क्या होगा, ये कथन में क्या अंतर होता है, ये इसकी आप AR और MR लाइन से समझ पाएंगे। अब देखिए इसी तरह इसकी विशेषता है। विशेषता क्या है कि अकेला उत्पादक होना चाहिए, अभी मैंने बोल दिया। दूसरा, निकट स्थानापन्न पदार्थों का न होना जरूरी है, नोट्स में पढ़िएगा, इसके बारे में भी मैं बोल चुका हूं। प्रवेश पर प्रतिबंध, इसमें अगर दूसरी फर्म आ जाएगी तो एकाधिकार टूटिए जाएगा, तो फिर एक कैसे उड़ा गया, फिर 2 प्रोड्यूसर हो जाएंगे और कंपटीशन होने लगी, और कंपटीशन में क्या होगा, मूल्य पर नियंत्रण उनका घट जाएगा। ऐसे पहले ज्यादा मूल्य पर नियंत्रण था, मनमाना प्राइस रखेंगे, लेकिन जो ही 2-3 होते जाएगा उतना ही प्रतियोगिता की मात्रा जो है बढ़ते चली जाएगी। प्रतियोगिता की मात्रा जब बढ़ती चली जाएगी तो उनका मूल्य पर नियंत्रण होते जाएंगे, तो जाहिर है कि इसमें फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। चौथी चीज है स्वतंत्र कीमत नीति।
जाहिर है कि एक ही है तो स्वतंत्र कीमत नीति अपनाते हैं, अपना पूर्ति के अनुसार समायोजन करके कीमत तय करते हैं। कीमत विभेदीकरण ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये कीमत विभेदीकरण भी करते हैं, विभिन्न ग्राहकों से विभिन्न तरह के कीमत लेते हैं। ये ग्राहक के स्टेटस को तोलते हैं, ग्राहक के जरूरत को तोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेटस के अनुसार ही चलते हैं, स्टेटस के अनुसार चले तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो, कभी कभी जरूरतों को भी तोल लेते हैं। अगर अमीर ग्राहक है तो उससे ज्यादा पैसा लेंगे उसी वस्तु का, गरीब ग्राहक है तो कम लेंगे, या उस वस्तु का कोई ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति है तो उससे ज्यादा पैसा ले सकते हैं, कम जरूरतमंद वाले से कम पैसा ले सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, ये इसी को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेदीकरण, अलग अलग कीमत लेना। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका AR-MR कर्व कैसे होगा। अब ध्यान दीजिए कि चूंकि वन फर्म इंडस्ट्री है, एक ही फर्म वाला उद्योग है, तो उद्योग का डिमांड रेखा कैसे होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर झुकती हुई, यानी ऋणात्मक ढाल का। तो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व इनके साथ भी काम करेगा, यानी ऊपर से नीचे आती हुई निगेटिव स्लोप वाला। कहने का मतलब क्या है कि यदि वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो कीमत कम करना होगा, और वस्तुओं की जो है ऊंची कीमत लेना चाहते हैं तो जो है सप्लाई को कम करना होगा। तो हम एक तरह से यहां क्या कर सकते हैं, कम कीमत पर अधिक वस्तुएं बेचेंगे और अधिक कीमत पर कम वस्तुएं बेच पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में डिमांड कर्व निश्चित है कि नीचे की ओर गिरती चली आएगी। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि इनकी डिमांड कर्व नीचे की ओर ढालू होती है। अब चूंकि ये देखिए यहां पर ये डेटा से ये समझ में आसानी से आ जाएगा, 2 मिनट इस पर ध्यान दे दीजिए। ये क्वांटिटीज है जो प्रोडक्ट कर रहा है, क्वांटिटीज प्रोडक्ट कर रहा है, उनकी प्राइस देखिए। पहली क्वांटिटी है 10 रुपया, पहली वस्तु को 10 रुपया कीमत लेते हैं, ठीक है, एक वस्तु अभी प्रोडक्ट करके आया है। जब इन 2 वस्तु हो जाती है तो अब ग्राहक कहता है कि 10 रुपए पर नहीं लेंगे, चूंकि अब 2 वस्तु बेचनी है आपको, तो आप कीमत घटा के 9 रुपए करते हैं। कीमत घटा के 9 रुपए करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 9 दूना 18, तय बात है। 2 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु लाते हैं तो और कीमत घटाना पड़ता है 8 रुपया, तो टोटल रेवेन्यू आपका आ जाता है 24। अब देखिए टोटल रेवेन्यू पहली 1 पर 10, 2 पर 18, 3 पर 24, तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ जाएगा, 10/1, 18/2, 24/3, 10, 9, 8। प्राइस कितनी थी, 10, 9, 8। इसका मतलब P बराबर AR, क्लियर। अब MR कितना होगा, तो प्रत्येक एक्स्ट्रा यूनिट से हमको कितना मिल रहा है, तो पहला यूनिट से 10 तो MR भी 10। दूसरा यूनिट 2 यूनिट बेचने के बाद हमको 18 आया था, उसमें पहला का हिस्सा 10 था, तो दूसरा का हिस्सा कितना बैठा, 8, ठीक है। तीसरा 3 मिला के 24, जिसमें 2 का हिस्सा था 18, तो तीसरा का हिस्सा क्या बचा, तीसरा बेचने से हमको 6 रुपया एक्स्ट्रा इनकम हुआ। तो आपका क्या आ रहा है, AR भी नीचे गिर रही है, MR भी गिर रही है, लेकिन P बराबर AR है, और AR नीचे गिर जरूर रही है लेकिन MR के तुलना में धीमी गिर रही है। देखिए यहां AR भी गिर रही है, MR भी गिर रही है, लेकिन MR AR के तुलना में तेजी से गिर रही है। और AR चूंकि प्राइस लाइन है, और प्राइस लाइन ही मांग रेखा होती है, क्योंकि प्राइस के आधार पर ही वस्तुओं की खरीद की जाती है या बिक्री की जाती है। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि इस प्राइस पर इतना मांग किया गया, और उसी प्राइस को हम रेवेन्यू कहते हैं। और सारे प्राइसों को जोड़ कर देंगे जो हम बेचे हैं, तो मेरा TR निकल जाएगा, उसका एवरेज निकाल देंगे तो AR निकल जाएगा। तो प्राइस और एवरेज में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि एकाधिकार में AR और MR कर्व नीचे की ओर तेज ढालू होती है, धीमी ढालू नहीं, तेज ढालू, क्योंकि इनकी मांग बेलोचदार होती है। बेलोचदार का मतलब क्या है, मूल्य कम प्रभाव डालता है मांग पर। ये तो थोड़ा सा हम ये हो सकता है कि यहां पर फैला हुआ है, इसको AR को और यहां से लाइए, इस तरह खड़ा, और इसके इधर से MR को निकालिए आधे पर से। आधे पर से क्यों, मैं पढ़ा चुका हूं पिछली कक्षाओं में। 2:1 Y एक्सिस से दूरी हम बता चुके हैं। अब देखिए यहां पर शॉर्ट नोट्स में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब चले हम लास्ट में एकाधिकारिक प्रतियोगिता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता को एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता है ये। अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि न तो यह एकाधिकार है न पूर्ण प्रतियोगिता है। वास्तविक रूप में मार्केट में ये दोनों स्थिति देखने को नहीं मिलती। ऐसा कोई भी वस्तु है जिसका निकट स्थानापन्न नहीं है, ये देखने को नहीं मिलता है। न तो पूर्ण प्रतियोगिता मिलती है न एकाधिकार, यानी एक वस्तु का सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर भी देखने को नहीं मिलता है, कोई न कोई सब्स्टिट्यूट उसका आ ही जाता है। तो हम यही कहेंगे कि न पूर्ण प्रतियोगिता होता है और न बिल्कुल प्रतियोगिता न हो, ऐसी स्थिति नहीं होता है, बल्कि दोनों के बीच में होता है जनरल मार्केट, जहां पर हम प्रैक्टिकल लेन देन करते हैं। यानी एक वस्तु के कई प्रोड्यूसर होते हैं, उन वस्तुओं में कुछ भिन्नता होती है, कुछ समानता होती है। अगर भिन्नता होती है
तो थोड़ी प्रतियोगिता में कमी आती है, समानता बढ़ती है तो प्रतियोगिता में अधिकता आती है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रतियोगिता में कमी और बेसी के साथ बीच के ही पार्ट में रहते हैं। तब हम यही कह सकते हैं कि न तो इलास्टिसिटी जीरो हो पाती है और न इलास्टिसिटी अनंत होती है, बल्कि जीरो और अनंत के बीच में ही कहीं ना कहीं हम वर्क करते हैं, चाहे हम क्रेता हो या विक्रेता। तो इसके अंदर जो है, इसमें वस्तु विशेष के अनेक विक्रेता होते हैं, ये ध्यान दीजिए। और लेकिन प्रत्येक विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता की दृष्टि से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी को कोलगेट में अच्छा लगता है तो किसी को क्लोजअप अच्छा लगता है, जबकि लगभग काम तो दोनों का सेम है, वस्तुएं तो लगभग एक ही प्रकार की है, लेकिन उपभोक्ता की दृष्टि से वस्तु भिन्न भिन्न बन जाती है। तो क्या हुआ, एक तरह से यहां पर एकाधिकार का भी थोड़ा अंश आया और प्रतियोगिता का भी अंश आ गया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कोलगेट ही सिर्फ ठीक है, कोई कहेगा कि नहीं क्लोजअप ही सिर्फ ठीक है, तो उसके लिए भिन्न भिन्न वस्तुएं बन गई। लेकिन जब प्राइस में बहुत ऊंचा वचन होगी, यदि कोलगेट बहुत ज्यादा दाम बढ़ा देगा तो कस्टमर तुरंत क्लोजअप की ओर चला जाएगा, क्योंकि अब वो मान रहे हैं कि काम तो दोनों का एक ही है, लगभग है तो एक ही जैसा। तो ये प्रतियोगिता का कारण ही हुआ ना कि कस्टमर उससे भागे, और गरज में क्या करना पड़ेगा, उनको दाम घटाना पड़ेगा। फिर अगर प्रतियोगिता नहीं होती तो वो दाम ऊंचा का ऊंचा रखे रह जाते। अब इसमें भी है, देखिए कई विक्रेता होते हैं, जाहिर है कई विक्रेता नहीं होंगे तो प्रतियोगिता नहीं होगी, लेकिन एकाधिकार की तुलना में बहुत ज्यादा प्रतियोगिता इसमें होते हैं, कई विक्रेता होते हैं। और एक विक्रेता उस वस्तु के निकट प्रतिस्थापन वस्तु का छोटा सा हिस्सेदार होता है, यानी कीमत पर पूरा नियंत्रण उसका नहीं हो पाता है। दूसरा है विभेदीकृत उत्पादन, इसमें भी उत्पन्न होता है, समरूपता में अंतर होने के कारण विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित में निकट स्थानापन्न के साथ विभेदीकरण हो जाता है। जैसे कोलगेट, क्लोजअप या विभिन्न कॉस्मेटिक क्रीम्स अलग अलग होते हैं तो विभेदीकृत होते हैं। प्रवेश और बहिर्गमन की इसमें भी स्वतंत्रता है, नहीं रहेगी तो प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। विक्रय लागतें हैं, इसमें क्या होता है कि चूंकि प्रतियोगिता होती है, यदि की निकट प्रतिस्थापन की वस्तु है वही वस्तु हूबहू नहीं है तो प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता होती है तो निश्चित है कि इसमें अपनी वस्तु अधिक बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रचार और विज्ञापन करना पड़ता है, और प्रचार और विज्ञापन पर कंपनी को खर्च होती है, और इस खर्च को हम कहते हैं विक्रय लागतें। तो इसमें विक्रय लागत भी एक तत्व आ जाता है। बाजार का पूर्ण ज्ञान इसमें होता है। अगर बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं हो तो बाजार का पूर्ण ज्ञान हो तो वैसी अवस्था में सारी वस्तुएं बिक जाए कोई जरूरी नहीं है। एक प्रोड्यूसर के प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से कभी कभी ग्राहक को आभास हो जाता है कि इसी कंपनी की वस्तु श्रेष्ठ है, या दाम के आधार पर इसी कंपनी की वस्तु ऊंचे दाम से लोग मान लेते हैं कि यह अच्छा वस्तु होगा, तो बाजार का अपूर्ण ज्ञान के कारण ही ऐसा होता है और लोग उसे खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है गैर कीमत प्रतियोगिता। इसमें जो है गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की ही देन है कि कुछ विभेदीकरण या एकाधिकार के अंश के साथ बड़ी प्रतियोगिता की मात्रा के कारण ही छूट, गारंटी, वारंटी, उपहार ये सब मिलता है ताकि ग्राहक मेरे तरफ लपके। अगर प्रतियोगिता नहीं होते तो नहीं लपकते, तय बात है। और ये सारी चीजें उन्हें क्या करता है, प्रतियोगिता से थोड़ा अलग भी करता है कि मैं ये दे रहा हूं, देखो वो ये नहीं दे रहा है, यानी थोड़ा सा एक अधिकार का अंश भी अपने में लाने की कोशिश करते हैं। और फर्म की कीमत नीति, इसमें जो है बिल्कुल अपनी कीमत ये तय करने की ताकत में नहीं होते हैं, बल्कि ये कीमत नीति को चूज करते हैं कि मार्केट में मेरे अन्य सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूसर्स क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो क्या कीमत रख रहे हैं, उसके अनुसार हमको भी कीमत रखनी है, उसके अनुसार कीमत रखेंगे तो हमको बेनिफिट होगी। तो जाहिर है कि इसका एआर और एमआर कर्व कैसा होगा, तो इसका भी एआर और एमआर कर्व की प्रकृति बिल्कुल एकाधिकार की तरह होगी, लेकिन एकाधिकार से फैली हुई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लोच अधिक है, प्रतियोगिता की मात्रा अधिक है, लोच अधिक है, तो ये ढालू तो नीचे की ओर होगी लेकिन कम ढालू होगी एकाधिकार की तुलना में, यानी फैली हुई होगी, चौड़ी होगी। जिसको ये देखिए यहां पर मैंने दिखा दिया है, देखिए एकाधिकार की तुलना में ये एआर ज्यादा भागा हुआ है वो एक शख्स की तरफ। ये जैसे जैसे बढ़ते जाता है लोच बढ़ती जाती है, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा है, तो जो एआर है उसके तदनुरूप एमआर है, और यही एआर यहां डिमांड कर्व बन जाती है, और क्या होगा, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। चलिए अब जो है इस सब को एक ही चित्र में आप देख लीजिए। पूर्ण एकाधिकार में देखिए एआर मैंने कहा कि तेज ढालू,
AR में कम ढालू तो होगी, लेकिन कम देखिए इसकी तुलना में ज्यादा पसरा हुआ है। जाहिर है यह इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, यानी ये बेलोचदार होगी। ये एकाधिकार में, ये किसका है? अपूर्ण प्रतियोगिता का, एकाधिकारात्मक का। यहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 से अधिक होगी, लोचदार ज्यादा होगी, कंपटीशन की मात्रा बढ़ रही है। और इसमें तो पूर्ण प्रतियोगिता है, तो पूरे के पूरे कंपटीशन है। ये है, इसमें प्राइस तय करने की ताकत फर्म को नहीं आता है, बिल्कुल पड़ी हुई। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और तब उसके अनुरूप इनकी मांग रेखाएं, चूंकि AR रेखाएं मांग रेखा बनती है। देखिए इनकी मांग रेखा तेज ढाल वाली है, इनकी कम ढाल वाली है, और इनकी तो ढालें समाप्त हो जाती है। तो इसके नीचे जो है हमने जो है सब में बाजारों में जो है जितना भी पढ़ा है, इन सबका देखिए अंतर को हमने एक शॉर्ट नोट्स में डाल दिया है यहां पर, उसको आप लोग देखिएगा। और जो मैंने बोला बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी, इसको भी आप डालिए, देखिएगा दोनों में ये एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर है। एकाधिकारी का और क्या नाम है? अपूर्ण प्रतियोगिता, या जो आपको पढ़ना है। ऐसे अपूर्ण प्रतियोगिता में 3 मार्केट आते हैं, लेकिन यहां पर आपका अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकारी के लिए पर्यायवाची है, जिसको हम एकाधिकारात्मक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बाजार के प्रमुख रूपों की संक्षिप्त तुलना है, कैसे होगा? ये सारी चीज हम बोले हुए हैं, आपको कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा इसमें संभावित प्रश्न है जो आपको बोर्ड के लिए है, और ये प्रश्नों की संख्या हमने यहां 12 दी है। इससे ज्यादा इस चैप्टर से नहीं आएगा, एकदम काट मान लीजिए। बस ये 12 की आप तैयारी कीजिए, 12 को रट जाइए। इसका आपका नीचे आंसर डाला हुआ है। दीर्घोत्तरीय में चूंकि मेरा पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, सबको मैंने देखिए यहां पर दीर्घोत्तरीय में ही लिखा है। ये देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में फर्म का औसत आगम, सीमांत आगम और मांग वक्र को स्पष्ट करें। तो एक दीर्घोत्तरीय में कई लघु उत्तरीय होते हैं, और आपको उस पॉइंट को चूज करना है जिससे लघु उत्तरीय पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहां खाली पूछे कि औसत आगम वक्र कैसा होता है, तो औसत आगम वाला पॉइंट ले लीजिए, उसी को लिख दीजिए लघु उत्तरीय में। इस कारण मैंने क्या किया है यहां कि सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आपको रखा है, दीर्घ उत्तरीय इसमें रखा नहीं है। ये देखिए आपको हम 8 लघु उत्तरीय रखा है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय का आंसर में तो समूचा आपका जो है PDF बना ही हुआ है। इसमें जो स्लाइड है दीर्घ उत्तरीय के आंसर में ही है, जो नोट्स डाला जाएगा वो दीर्घ उत्तरीय के में ही है डाला जाएगा। तो ये लघु उत्तरीय को आप दीर्घ उत्तरीय में ढूंढ लीजिए। तब नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।